एक साधारण पानी की बूंद में अ, इतने अणु होते हैं जितने शायद इस पूरे ब्रह्मांड में तारे भी नहीं होंगे। हम्म ये सच में एक बहुत ही अचंभित करने वाला विचार है। बिल्कुल। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि इन अदृश्य कणों को गिनना और तौलना कैसा लगता होगा। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम रसायन विज्ञान के इसी जादुई गणित को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। तो हमारे पास आज रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी क्लास 11 का टॉप 30 एमसीक्यू वाला एक 3D प्रीमियम मॉक टेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, चलिए अपनी पहली स्लाइड से बुनियादी गिनती और मापन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? इसके विकल्प हैं ए 6.022 गुणा 10 की घात 22, बी 6.022 गुणा 10 की घात 23, सी 3.011 गुणा 10 की घात 23 या फिर डी 1.66 गुणा 10 की घात -24। तो अगर हम विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध स्थिरांक की बात करें तो सही जवाब विकल्प बी है, यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23। मुझे हमेशा से इस बात पर हैरानी होती है, मतलब एक मोल की ये संख्या इतनी अजीब क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मेरा मतलब है, क्या इसे एक गोल संख्या जैसे 1 अरब या 1 खरब नहीं रखा जा सकता था? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन ये कोई मनमानी या चुनी हुई संख्या नहीं है। ये असल में ग्राम और परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU के बीच का एकदम सटीक पुल है। अच्छा। हाँ, अगर हम कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम लेते हैं तो उसमें मौजूद परमाणुओं की गिनती बिल्कुल यही 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। ये प्रकृति का अपना तराजू है जो हमें परमाणुओं को लैब में तौलने लायक बनाता है। अरे वाह, मतलब ये हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाता है। इसी सूक्ष्मता से जुड़ा हमारा दूसरा प्रश्न है, एक AMU का मान लगभग कितना होता है? ऑप्शंस क्या हैं? विकल्प है ए 1 ग्राम, बी 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, सी 1.66 गुणा 10 की घात -27 ग्राम या डी 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। या विकल्प बी एकदम सटीक बैठता है, 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ये एक अकेले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। 10 की घात -24, ये इतना हल्का है कि मतलब इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए अब मापन की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। SI पद्धति में द्रव्यमान की मूल इकाई क्या है? ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी टन या फिर डी मिलीग्राम। बिना किसी शक के ये विकल्प बी है, किलोग्राम। लेकिन एक बात बताइए, बाकी सभी मूल इकाइयों जैसे मीटर या सेकंड में कोई उपसर्ग यानी प्रीफिक्स नहीं होता। सही बात है। फिर द्रव्यमान के लिए ग्राम की जगह किलोग्राम को मूल इकाई क्यों बनाया गया? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पहलू है। जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मीट्रिक प्रणाली बन रही थी तो 1 ग्राम इतना छोटा था कि उसका धातु का मानक बनाना और उसे सुरक्षित रखना व्यवहारिक नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने 1 लीटर पानी के द्रव्यमान के बराबर का एक प्लाटिनम इरिडियम का सिलेंडर बनाया जो ठीक 1 किलोग्राम था। यही वजह है कि ये इकलौती मूल इकाई है जिसमें किलो लगा है। इतिहास और विज्ञान का क्या गजब का मेल है। अब मापन से निकलकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि द्रव्यमान असल में रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे काम करता है। बिल्कुल, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, तो दूसरी स्लाइड का प्रश्न 4 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? विकल्प है ए डाल्टन, बी बोहर, सी लवॉइजियर या डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, एंटोनी लवॉइजियर। लवॉइजियर का नाम सुनते ही मुझे वो किस्सा याद आता है कि कैसे उन्होंने राख और धुएं तक का वजन नाप लिया था। एकदम सही। उन्होंने बंद कंटेनरों में चीजों को जलाकर यह साबित किया कि कोई भी चीज जादुई तरीके से गायब नहीं होती, यानी सब कुछ वहीं रहता है। हाँ, अभिक्रिया से पहले का कुल वजन अभिक्रिया के बाद के कुल वजन के ठीक बराबर होता है। इसी ने रसायन विज्ञान को कीमियागरी यानी एल्केमी से अलग करके एक सटीक विज्ञान बनाया। इस सटीक गणित का इस्तेमाल करके चलिए अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्न 5 है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी?
विकल्प है ए 0.25, बी 0.5, सी 1 या डी 2। अगर हम मोलर द्रव्यमान का गणित लगाएं तो जवाब विकल्प बी 0.5 मोल आता है। तो इसका तरीका ये होना चाहिए, कार्बन का द्रव्यमान 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, यानी कुल 44 ग्राम प्रति मोल। सही जा रही हैं। तो अगर हमारे पास केवल 22 ग्राम है, जो 44 का ठीक आधा है, तो मोलों की संख्या भी आधी होगी। आपने बिल्कुल सही डिकोड किया। यही मोल संकल्पना की ताकत है। यह हमें सीधे द्रव्यमान से मात्रा तक ले जाती है। अब अगर हम इस द्रव्यमान को किसी यौगिक के रूप में देखना चाहें, तो उसका एक सूत्र होना चाहिए। यही हमें अगले सवाल की तरफ ले जाता है। हाँ, प्रश्न 6। प्रश्न 6 है अनुभवजन्य सूत्र, जिसे एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या दर्शाता है? ए वास्तविक परमाणु संख्या, बी परमाणुओं का सरलतम अनुपात, सी अणु का द्रव्यमान, या डी मोलों की संख्या। इस मामले में सही विकल्प बी है, परमाणुओं का सरलतम अनुपात। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि अनुभवजन्य सूत्र किसी डिश में लगने वाली सामग्री की सिर्फ एक बुनियादी लिस्ट की तरह है? दिलचस्प है, बताइए कैसे? जैसे कि 1 हिस्सा चीनी और 2 हिस्सा आटा, जबकि जो वास्तविक सूत्र होता है वो पूरी रेसिपी है, जो बताती है कि वास्तव में डिश बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी और 4 कप आटा लगेगा। ये तुलना बहुत ही गहरी है। अनुभवजन्य सूत्र हमें सिर्फ प्रकृति का बुनियादी ब्लूप्रिंट देता है, बस अनुपात बताता है। हाँ, और अगर हम इसे लावोइजियर के द्रव्यमान संरक्षण से जोड़ें तो हम समझ सकते हैं कि किसी यौगिक को चाहे जिस भी तरीके से बनाया जाए, ये बुनियादी अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। तो अगर अनुपात सिर्फ ब्लूप्रिंट है, तो हमें पूरी इमारत यानी असली मॉलिक्यूल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? ये हमारी तीसरी स्लाइड का विषय है। बिल्कुल, तीसरी स्लाइड का प्रश्न 7 इसी बारे में है। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है ए केवल अनुभवजन्य सूत्र, बी केवल आणविक द्रव्यमान, सी दोनों अनुभवजन्य सूत्र व आणविक द्रव्यमान, या डी केवल मोल संख्या। उस रेसिपी के वास्तविक गुणक को निकालने के लिए विकल्प सी सही है। मतलब हमें अनुभवजन्य सूत्र और आणविक द्रव्यमान दोनों की जरूरत होती है। स्पष्ट है। अब ठोस और द्रव से आगे बढ़कर आयतन की बात करते हैं। प्रश्न 8 है 1 लीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन सुन लेते हैं। ए 100 घन सेंटीमीटर, बी 1000 घन सेंटीमीटर, सी 10 की घात 4 घन सेंटीमीटर, या डी 1 घन सेंटीमीटर। यहाँ विकल्प बी यानी 1000 घन सेंटीमीटर सही जवाब है। अगर हम 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बॉक्स की कल्पना करें तो ये आयतन बिल्कुल साफ हो जाता है। और अब इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प प्रश्न गैसों की दुनिया से। प्रश्न 9, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? ए 11.2 लीटर, बी 22.4 लीटर, सी 24 लीटर, या फिर डी 1 लीटर। इसका स्थापित उत्तर विकल्प बी है, 22.4 लीटर। मुझे यहाँ थोड़ा रोककर पूछना है। एसटीपी यानी मानक तापमान और दबाव पर ये 22.4 लीटर का आयतन, क्या ये सच में दुनिया की हर गैस पर लागू होता है? हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है हाइड्रोजन जैसी सबसे हल्की गैस से लेकर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भारी गैस तक सबका आयतन एक ही कैसे हो सकता है? रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। आदर्श गैसों के लिए ये प्रकृति का एक बहुत ही समान नियम है। पर ऐसा क्यों? असल में गैस के कणों का अपना आकार इतना छोटा होता है और उनके बीच की खाली जगह इतनी ज्यादा होती है कि कण भारी हैं या हल्के, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह! हाँ, अगर कणों की संख्या 1 मोल है तो वे समान परिस्थितियों में बिल्कुल समान जगह घेरेंगे। ये तो ऐसा है जैसे 100 चींटियां और 100 हाथी अगर एक बहुत बड़े मैदान में समान दूरी पर खड़े हों तो मैदान का आकार वही रहेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अद्भुत। चलिए अब सैद्धांतिक आयतन से वास्तविक प्रयोगों की ओर आते हैं, जहां चीजें अक्सर कम पड़ जाती हैं। चौथी स्लाइड, प्रश्न 10। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट वाला सवाल। बिल्कुल। सीमित अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट वह होता है ए जो अधिक मात्रा में हो, बी जो पूर्णतः उपभोग हो जाए,
सी जो उत्प्रेरक हो या डी जो अभिक्रिया न करे? रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में विकल्प बी सही है, जो पूर्णता उपभोग हो जाए। इसे समझने के लिए सैंडविच वाला उदाहरण बड़ा सटीक लगता है। सैंडविच? हाँ, मान लीजिए 10 ब्रेड के स्लाइस हैं, लेकिन चीज के सिर्फ 2 ही स्लाइस हैं, तो सैंडविच सिर्फ 2 ही बन पाएंगे, बाकी 8 ब्रेड बेकार पड़े रहेंगे। यहाँ जो चीज है वही सीमित अभिकर्मक है, क्योंकि वो पहले खत्म हो गया। क्या बात है! और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। औद्योगिक स्तर पर कारखानों में ये सिद्धांत हर दिन लाखों रुपए बचाता है। अच्छा, कैसे? इंजीनियर हमेशा सबसे सस्ते रसायन को अधिक मात्रा में रखते हैं और सबसे महंगे रसायन को सीमित अभिकर्मक बना देते हैं, ताकि महंगे रसायन का एक भी कण बर्बाद ना हो। अर्थशास्त्र और विज्ञान का बेहतरीन मेल। अब इकाइयों की एक बुनियादी जांच कर लेते हैं। प्रश्न 11, 1 किलोग्राम में ग्राम की संख्या क्या है? ए 100, बी 500, सी 1000 या डी 10 की घात 5? ये बहुत ही सीधा है, विकल्प सी 1000 ग्राम। पर इसका महत्व बड़ा है। 10 के गुणकों पर आधारित ये मीट्रिक प्रणाली वैज्ञानिकों को बिना किसी जटिल गुणा भाग के गणना करने की आजादी देती है। बिल्कुल। अब पदार्थों की प्रकृति पर आते हैं। प्रश्न 12 है, निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? ए वायु, बी दूध, सी सोडियम क्लोराइड या डी मिट्टी? अगर हम रासायनिक शुद्धता की बात करें तो विकल्प सी सोडियम क्लोराइड सही है। कई बार दूध को शुद्ध माना जाता है आम बोलचाल में, लेकिन विज्ञान की नजर में वो शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आम भाषा की शुद्धता और विज्ञान की शुद्धता अलग हैं। विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के अणु या परमाणु हों। अच्छा। दूध असल में पानी, वसा, प्रोटीन और शर्करा का एक जटिल मिश्रण है। इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह साफ पता चल जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का हर एक क्रिस्टल सिर्फ सोडियम और क्लोरीन आयनों से बना है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर था। अब लैब में होने वाले मापन की सटीकता की गहराई में चलते हैं, जहां हमारी 5वीं स्लाइड है। प्रश्न 13। जी, प्रश्न 13 है, 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या होगी ए 6.022 गुणा 10 की घात 23, बी 3.011 गुणा 10 की घात 23, सी 1.204 गुणा 10 की घात 24 या डी 1.66 गुणा 10 की घात -24। गणित के हिसाब से देखें तो विकल्प बी ही इकलौता सही विकल्प बचता है। 1 मोल में पूरी एवोगाड्रो संख्या होती है, तो आधे मोल में ठीक उसके आधे अणु होंगे। आसान लेकिन महत्वपूर्ण। अब प्रश्न 14 पर आते हैं। सटीकता, जिसे एक्यूरेसी कहते हैं, का संबंध किससे है? विकल्प पढ़ दीजिए। ए माप की पुनरावृत्ति से, बी वास्तविक मान से निकटता से, सी उपकरण की गुणवत्ता से या डी त्रुटि की संख्या से? यहाँ विकल्प बी सही है, वास्तविक मान से निकटता से। इसे डार्ट बोर्ड के खेल से समझा जा सकता है ना। अगर हम बार बार बोर्ड के किनारे एक ही जगह निशाना लगा रहे हैं तो वो पुनरावृत्ति है, लेकिन सटीकता नहीं। बिल्कुल सही। सटीकता का मतलब है सीधे बीच के लाल घेरे यानी बुलजाई पर निशाना लगाना, जो कि वास्तविक मान है। एकदम सही। और इसी सटीकता को अंकों में दर्ज करने का एक खास तरीका होता है, जो हमारा अगला सवाल है। हाँ जी। प्रश्न 15 है, महत्वपूर्ण अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या दर्शाते हैं? ए केवल पूर्णांक, बी मापन की विश्वसनीयता, सी इकाई प्रणाली या डी द्रव्यमान संरक्षण? इस संदर्भ में सही उत्तर है विकल्प बी मापन की विश्वसनीयता। यहाँ मेरी हमेशा माथापच्ची होती है। क्यों? सामान्य गणित में तो 2.0 और 2 का मतलब एक ही होता है। फिर रसायन विज्ञान में इन महत्वपूर्ण अंकों का इतना नाटक क्यों है? 2.0 लिखने से क्या बदल जाता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। गणित में संख्याएं एक आदर्श दुनिया में रहती हैं, लेकिन जब विज्ञान में 2.0 लिखा जाता है तो ये बताया जा रहा होता है कि जिस पैमाने या स्केल से मापन किया गया है वो दशमलव के एक स्थान तक पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद है। अच्छा, मतलब उसमें और बारीक निशान हैं? हाँ, यानी उस स्केल पर मिलीमीटर के निशान मौजूद हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस उपकरण की क्षमता का प्रमाण पत्र है। ओह, तो 2 का मतलब है शायद 2 के आसपास, और 2.0 का मतलब है पक्का 2। बिल्कुल। मापन के इस भरोसे से निकलकर अब 6ठी स्लाइड पर पदार्थों की पहचान की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 है,
1 मोल सोडियम का द्रव्यमान लगभग होगा ए 11 ग्राम, बी 22 ग्राम, सी 23 ग्राम या डी 46 ग्राम। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल हमारी मदद करती है। सही जवाब विकल्प सी है, 23 ग्राम। यानी जो परमाणु द्रव्यमान एएमयू में होता है, मोल उसी को जादुई तरीके से ग्राम में बदल देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब प्रश्न 17 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी जल या डी नाइट्रोजन। संरचनाओं को देखते हुए विकल्प सी जल सही उत्तर है। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। जल यानी H2O एक यौगिक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ऑक्सीजन जिसे हम O2 लिखते हैं वो यौगिक क्यों नहीं है? दोनों में ही तो एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? ये बहुत ही सामान्य उलझन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अणु और यौगिक में एक बारीक अंतर है। O2 एक अणु जरूर है क्योंकि उसमें 2 परमाणु हैं, लेकिन वे दोनों एक ही तत्व यानी ऑक्सीजन के हैं। तो यौगिक के लिए क्या चाहिए? यौगिक कहलाने के लिए ये शर्त है कि कम से कम 2 अलग-अलग प्रकार के तत्व एक निश्चित रासायनिक बंध में जुड़ें, जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला था। एक ही तत्व के परमाणु मिले तो अणु, अलग-अलग मिले तो यौगिक। बिल्कुल। अब प्रश्न 18 देखते हैं। प्रतिशत संगठन किस पर आधारित होता है? ए आयतन पर, बी मोल पर, सी द्रव्यमान पर या डी ताप पर? इसका सही उत्तर है विकल्प सी द्रव्यमान पर। आयतन पर क्यों नहीं? क्योंकि आयतन तापमान के साथ बदल सकता है। गर्मी बढ़ने पर चीजें फैल सकती हैं, लेकिन किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान हर स्थिति में स्थिर रहता है। इसलिए द्रव्यमान प्रतिशत सबसे भरोसेमंद पैमाना है। स्थिर द्रव्यमान से अब हमारी 7वीं स्लाइड पर अवोगाड्रो संख्या की वापसी होती है, लेकिन इस बार शब्दों के खेल के साथ। अच्छा, देखते हैं। प्रश्न 19 है 6.022 गुणा 10 की घात 23 संख्या को क्या कहते हैं? ए परमाणु संख्या, बी मोल संख्या, सी अवोगाड्रो संख्या या डी द्रव्यमान संख्या? जैसा कि हम पहले भी गहराई से चर्चा कर चुके हैं, ये विकल्प सी अवोगाड्रो संख्या है। चलिए अब आता है एक बहुत ही ट्रिकी सवाल। प्रश्न 20 है 1 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? विकल्प है ए 8 ग्राम, बी 16 ग्राम, सी 32 ग्राम या डी 64 ग्राम। इस जाल में फंसे बिना अगर सीधा जवाब दें तो विकल्प बी 16 ग्राम सही है। और यहाँ जाल बड़ा दिलचस्प है। ऑक्सीजन शब्द सुनते ही दिमाग तुरंत गैस यानी O2 की ओर दौड़ता है और हम 32 ग्राम सोचने लगते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से परमाणुओं की बात हो रही है, इसलिए ये 16 ग्राम ही होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। रसायन विज्ञान में कई बार गलतियां फॉर्मूले की वजह से नहीं, बल्कि सवाल को जल्दबाजी में पढ़ने के कारण होती हैं। परमाणु, अणु और गैस शब्दों के बीच का अंतर समझना ही सफलता की कुंजी है। बहुत खूब। अब प्रश्न 21 देखते हैं। मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? ए रंग, बी संगठन, सी द्रव्यमान या डी आयतन? इसका सही उत्तर है विकल्प बी संगठन, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिशन कहते हैं। यानी पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे, ये उसका अटल नियम है। हाँ, लेकिन शिकंजी या शरबत में हम अपनी मर्जी से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मिश्रण है। एकदम सही। यौगिक प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, जबकि मिश्रण हमारी मर्जी से बनते हैं। अब हमारी 8वीं स्लाइड पर बुनियादी परिभाषाओं को गणितीय गणनाओं में बदलते हैं। प्रश्न 22 है 10 की घात -3 उपसर्ग क्या कहलाता है? ए माइक्रो, बी नैनो, सी मिली या डी किलो? ये मापन का एक और जरूरी हिस्सा है। सही उत्तर है विकल्प सी मिली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23 पर। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव मान्य नियम कौन सा है? ए स्थिर अनुपात, बी बहुगुणित अनुपात, सी द्रव्यमान संरक्षण या डी आयतन संरक्षण? पूरे ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा लेखा जोखा नियम है। विकल्प सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और अब थोड़ा दिमागी कसरत वाला सवाल। प्रश्न 24 है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस। ए 6.022 गुणा 10 की घात 23, बी 12.044 गुणा 10 की घात 23, सी 3.011
गुणा 10 की घात 23 या डी 1.204 गुणा 10 की घात 24। अगर हम मोल और सूत्र दोनों को एक साथ देखें तो विकल्प बी सही है, 12.044 गुणा 10 की घात 23। इसका गणित सुलझाना बहुत मजेदार है। एक CO2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु साफ नजर आते हैं। इसलिए अगर हमारे पास पूरा 1 मोल CO2 है तो उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या की ठीक दोगुनी होनी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। इस तरह के सवालों में अणु की संरचना और मोल दोनों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। अब 9वीं स्लाइड पर हम व्यवहारिक प्रयोगशाला गणनाओं की तरफ आ रहे हैं। प्रश्न 25 है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है? ए, घटक का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणा 100। बी, कुल द्रव्यमान बटे घटक का द्रव्यमान गुणा 100। सी, मोल बटे आयतन गुणा 100 या डी, आयतन बटे मोल गुणा 100। किसी भी चीज का हिस्सा निकालने का ये सर्वमान्य तरीका है। विकल्प ए, घटक के हिस्से को कुल मात्रा से भाग देकर 100 से गुणा करना। ये तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में प्रतिशत निकालने जैसा ही आसान है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। अब प्रश्न 26 देखते हैं। 0.25 मोल में कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? ए, मोल गुणा अवोगैड्रो संख्या। बी, द्रव्यमान गुणा घनत्व। सी, आयतन गुणा मोल या डी, दाब गुणा ताप। कणों की गिनती के लिए विकल्प ए सही है, मोल को अवोगैद्रो संख्या से गुणा करके। और अब इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न 27। निम्न में से कौन SI उपसर्ग है? ए, ग्राम। बी, लीटर। सी, मिली या डी, सेकंड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मिली। बाकी सभी इकाइयां हैं, केवल मिली एक उपसर्ग है। विज्ञान में इन उपसर्गों जैसे मिली या माइक्रो का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि ये छोटी सी दिखने वाली चीजें बड़े हादसे रोकती हैं। नासा के एक पूरा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन सिर्फ इसलिए क्रैश हो गया था। अरे बाप रे। हाँ, सिर्फ एक उपसर्ग की वजह से। हाँ। 2 टीमों के बीच इकाइयों को लेकर गलतफहमी हो गई थी। एक छोटी सी m की गलती प्रयोगशाला में होने वाले किसी भी प्रयोग को 1000 गुना खतरनाक या बेअसर बना सकती है। बाप रे, यानी मिली को हल्के में लेना करोड़ों का नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। अब हम अपनी 10वीं स्लाइड पर आ गए हैं, जहां पूरी चर्चा का सारांश सामने आने लगता है। प्रश्न 28 है, मोल संकल्पना का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, रंग ज्ञात करने में। बी, कणों की संख्या ज्ञात करने में। सी, ताप मापने में या डी, दाब मापने में। इतने सारे सवालों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विकल्प बी, कणों की संख्या ज्ञात करने में सही जवाब है। अगला है प्रश्न 29, अनुभवजन्य सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध है? ए, समान होते हैं। बी, कोई संबंध नहीं होता। सी, अणुसूत्र अनुभवजन्य सूत्र का पूर्ण गुणज होता है या डी, अनुभवजन्य सूत्र अणुसूत्र का गुणज होता है। उन रेसिपी और ब्लूप्रिंट की चर्चा को याद करें तो विकल्प सी सही है। अणुसूत्र हमेशा अनुभवजन्य सूत्र का एक पूर्ण गुणज होता है। और अब इस मॉक टेस्ट के बहुविकल्पी सवालों का अंतिम पड़ाव। प्रश्न 30, रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है क्योंकि ए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। बी, परमाणु संरक्षण के लिए। सी, आयतन संरक्षण के लिए या डी, दाब संरक्षण के लिए। रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत के अनुसार विकल्प बी, परमाणु संरक्षण के लिए इसका सही उत्तर है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमें हर एक परमाणु का हिसाब रखना पड़ता है, चाहे वो रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ हो या दाईं तरफ। बिल्कुल। और अगर इन अंतिम प्रश्नों को ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े नियम से जोड़कर देखा जाए तो ये विचार बेहद रोमांचित करने वाला है। कैसे? कार्ल सैगन ने कहा था कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं। हम लैब में कुछ भी नया नहीं बना सकते, नहीं कुछ नष्ट कर सकते हैं। हम बस मौजूद परमाणुओं को एक नए रूप में दोबारा व्यवस्थित करते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना असल में ब्रह्मांड के इसी शाश्वत नियम का पालन करना है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। अब हम अपनी 11वीं स्लाइड पर आते हैं। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि एक चीट शीट है जिसे मुख्य अवधारणाएं एक नजर में कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा रिकैप है। इसमें 5 मुख्य कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं: अवोगाद्रो संख्या, मोल, STP पर आयतन, अणुसूत्र और द्रव्यमान प्रतिशत।
ये छोटी सी सारणी मुझे पूरी 11वीं कक्षा की केमिस्ट्री की एक मास्टर की जैसी लग रही है। सही कहा। इस सारणी की सबसे खास बात यह है कि ये दिखाती है कि कैसे ये 5 सूत्र अलग अलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम देख सकते हैं कि कैसे द्रव्यमान प्रतिशत की जानकारी हमें अनुभवजन्य सूत्र तक ले जाती है और फिर मोल संकल्पना वो धुरी बन जाती है जो सूक्ष्म कणों की गिनती से लेकर किसी भी गैस के एसटीपी पर आयतन को एक साथ पिरो देती है। ये एक पूरा नेटवर्क है। और इसी नेटवर्क को सुलझाते हुए हम अपनी अंतिम स्लाइड पर आ गए हैं, जहां बड़े अक्षरों में लिखा है शानदार प्रयास और साथ में हैशटैग केमिस्ट्री क्लास 11। सच में इस मॉक टेस्ट को सिर्फ हल करने के बजाय हर विकल्प के पीछे के कारणों को इस तरह से खोलकर समझना एक बहुत ही समृद्ध अनुभव रहा। यही विज्ञान का असली मकसद है। रसायन विज्ञान केवल एक विषय नहीं है जिसे रटना है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग, सटीक और अद्भुत नजरिए से देखा जा सकता है। हर मापन, हर सूत्र हमें प्रकृति के काम करने के तरीके के एक कदम और करीब ले जाता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है कि हमारे चारों ओर मौजूद ये अदृश्य दुनिया कितनी सटीक और नियमों से बंधी है। जब अगली बार कोई इंसान एक साधारण गिलास से पानी पीता है तो ये विचार करने योग्य है कि वो सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहा है, बल्कि एक ही घूंट में एवोगैड्रो संख्या के खरबों गुना अणुओं को निगल रहा है। और उन खरबों अणुओं में से हर एक अणु का द्रव्यमान बिल्कुल तय है, हर एक का अनुपात स्थिर है और वे सभी ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी तरह संरक्षित हैं। ये अदृश्य दुनिया और इसके नियम सच में कितने अचूक हैं। एकदम सही। इस रहस्यमयी और सटीक दुनिया के बारे में और क्या-क्या खोजा जा सकता है, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।